किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह कर दिया, तो उसकी आप जानते हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी। ज्यादातर ऐसा ही होता है। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो है उसको जो है अपराधी को हम गिरफ्तार कर देते हैं। पर्पस हमारा बड़ा सरल होता है कि हम जो है क्रिमिनल प्रोसीजर में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, हम गुनहगार को पकड़ना चाहते हैं। हमें शायद ये संभावना है कि व्यक्ति अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो शायद वो भाग जाए, शायद वो अपने आप को बचाने का काम करे, या ऐसी भी संभावना हो सकती है कि व्यक्ति अगर गिरफ्तार ना किया जाए, व्यक्ति अगर आजाद छोड़ दिया जाए, तो शायद वो व्यक्ति हमारे कार्रवाई में बाधा डाल सकता है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन का कार्य कर रही है, कोई क्राइम हो गया, मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया। अब मर्डर हो गया तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति जो अपराधी है, अभी साबित नहीं हुआ है, पर हमें लगता है कि ये व्यक्ति शायद अपराधी है। हमारी नॉलेज के अनुसार, हमारे सबूतों के अनुसार, हमारी जो है शुरुआत की जो जांच हुई है उसके अनुसार हमें लगता है कि ये व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, इन पर हमें आशंका है कि ये व्यक्ति जो है अपराधी हो सकते हैं। अब हम इनको अगर मान लीजिए आजाद छोड़ देते हैं, हम इन व्यक्तियों को अगर मान लीजिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी संभावना होती है कि वो व्यक्ति जो है अगर गिरफ्तार ना हो तो शायद वो बाहर बैठ के पहली बात तो सबूतों को नष्ट करने का कार्य कर सकता है। कोई सबूत है, मर्डर किया है, तो जिस कमरे में मर्डर किया है किसी व्यक्ति को हैंग कर दिया, लटका दिया या कोई पॉइजन दे दिया, तो वो सबूत जो उससे संबंधित होंगे, जो हम जानते हैं कि फॉरेंसिक लैब में कई बार जांच होती है चीजों की, आप जानते हैं क्रिमिनोलॉजी में भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, और फॉरेंसिक जांच में भी बहुत सी चीजें स्पष्ट होती हैं। तो जांच के दौरान अगर व्यक्ति बाहर है और ऐसी संभावना हमें लगती है कि व्यक्ति जो है शायद ये हमारे सबूतों को नष्ट कर सकता है, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कई बार हमें संबंधित कोई व्यक्ति है जिस पर शंका हमें है और हम उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो वो बाहर रह के या तो वो सबूत को नष्ट करने का कार्य करेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि सबूत को नष्ट करेगा, करवाएगा, जो भी संभव हो पाएगा सबूतों को किसी भी तरीके से पुलिस के सामने ना आने दिया जाए, ये संभावना ज्यादा है। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति स्वतंत्र है तो ऐसा भी हो जाता है, कई बार वो पुलिस की जांच में बाधा भी आ सकता है। तो कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, कोई दबाव डाले, कोई बल का इस्तेमाल करे, कोई मनी पावर का, धन का या किसी और तरीके से जांच को रोकने का या रुकवाने का या जांच में बाधा डालने का कार्य वो कर सकता है। ऐसी बहुत सी जो है आप देखते हैं कि आशंका होती है। तो इससे बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए निष्पक्ष जांच हो, जो भी गुनाह जांच हो, स्वतंत्र रूप से जांच हो, बिना किसी दबाव के जांच हो। कि आप केस में देखते हैं कि कई बार नतीजे तक पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि केस की डायरेक्शन ही बदल गई, कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इस केस में शायद आरोपी पकड़े जाएंगे और पता
पता चलता है कि आरोपी जो है, अगर वो अरेस्ट नहीं किए जाते, कई बार ऐसा होता है कि केस बदल गया, इतना दबाव डाला गया कि व्यक्ति का हम उम्मीद कर रहे थे कि ये मर्डर का केस है, और बाद में पता चला कि नहीं, व्यक्ति ने तो मर्डर नहीं किया, सुसाइड किया। ऐसी संभावनाएं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होती हैं अगर हम आरोपी को सही समय पे अरेस्ट ना करें। फॉरेंसिक जांच में बाधा डालना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है, बार बार अपनी जांच कर रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस को शायद हरास करना या पुलिस को दबाव डलवाना या पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डालने का काम, या कोई मेडिकल जांच अगर हो रही है तो उसमें डॉक्टर को परेशान करना, कई सारी चीजें होती हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, जो आप जानते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए अगर हमें न्याय चाहिए तो। लेकिन व्यक्ति अगर अरेस्ट नहीं होता है तो हमारी बहुत सारी चीजें जो होती हैं इन्वेस्टिगेशन की, वो अधूरी रह जाती है। तो इसलिए अरेस्ट करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि हमें अपना जांच जो है निष्पक्ष की जाए, बिना किसी दबाव के की जाए, बिना किसी भय के की जाए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी बात जो होती है, कई बार हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने का कारण ये भी होता है कि हमें कोई आशंका हो जाए कि ये व्यक्ति जो है शायद कोई गुनाह करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसने गुनाह किया नहीं है, पर हमें शायद कोई सूचना मिले, पुलिस वालों को कोई सूचना मिले, कोई व्यक्ति सूचना दे कि ये व्यक्ति जो है शायद प्लान बना रहा है कि मिस्टर एक्स को, ये जो है 22 तारीख को इसका मर्डर करने का प्लान है इसका, या कोई व्यक्ति जो है बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है किसी तरह से इस व्यक्ति को किडनैप करने की स्ट्रेटेजी है, उसकी प्रयत्न कर रहा है, बार बार वो कुछ स्ट्रेटेजी बना रहा है, और ये बात आप जो वो सोच रहा है, जो वो प्लान अभी उसने किया नहीं है, जो अभी क्राइम उसने किया नहीं है, पर वो शायद गुनाह जो है बहुत जल्दी करने जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर पता चल जाए और वो व्यक्ति जो है पुलिस को बता देता है, और पुलिस जो है जब देखती है कि ये बात सच हो रही है, ऐसा हो सकता है कि सारे फैक्ट्स जो है यही बता रहे हैं, जब ऐसी कोई स्थिति हो, जब ऐसी कोई हमें आशंका हो, तो जैसा आप जानते हैं आशंका के आधार पर भी ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि क्राइम को पहले से रोका जाए, और उसके लिए अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तार भी किया जाए। तो इसलिए गिरफ्तारी का कारण खाली क्राइम करना ही नहीं होता, किसी व्यक्ति को जब क्राइम कर लिया तब गिरफ्तार करें, ऐसा नहीं है। अगर आपको कभी पहले से ज्ञान हो जाए, पहले से आपको ऐसा अंदेशा हो जाए कि भाई ये गुनाह होने वाला है, किडनैपिंग होने वाली है, मर्डर होने वाला है, हत्या कर देगा कोई व्यक्ति, या किसी व्यक्ति पर हमला करने वाला है ये व्यक्ति, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी भी है कि वो गुनाह को रोके, गुनाह होने ही ना दे, सावधानी के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए कई बार
हम देखते हैं कि एडवांस में हम लोगों को कई बार गुनाह को रोकने के लिए ही व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। आप लोग ये भी जानते हैं हमारे देश में कई बार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बने हुए हैं, जो कि जैसे बहुत भयंकर जो अपराध हैं, सीरियस, बहुत खतरनाक, टेररिस्ट जैसे, उन जो है उन अपराधों को रोकने के लिए भी कई बार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार आप देखते हैं कि गिरफ्तारी की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर टाडा का केस होता था, पहले टाडा होता था हमारे यहाँ, कोटा का हमारे यहाँ पर सरकार ने कोटा बनाया, मकोबा बनाया। ज्यादा डिटेल में हमें जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, पर ये बहुत ही भयंकर अपराध है, आतंकवाद से जुड़े हुए अपराध हैं। जो व्यक्ति आतंकवाद से जुड़ी कार्रवाई कर रहा है, शक के दायरे में है, उसमें भी आप देखते हैं कई बार टाडा, कोटा, मकोबा, इनमें जो है आप देखते हैं कई बार व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया जाता है। तो आपने देखा कि ये भी एक समस्या है। ये भी आपने देखा कि टाडा, कोटा भी एक समस्या, इनमें जो है आप देखते हैं कि अपराध को जो है रोकने के लिए या अपराधी को कई बार रोका जाता है और उसको जो है हम अरेस्ट कर लेते हैं। तो आपने की प्रक्रिया देखी कि जो हमारे भारत में अनेक स्थितियों में कई बार किया जाता है और अरेस्ट होने से व्यक्ति जो होता है उसकी स्वतंत्रता जो होती है छीन ली जाती है। सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को पड़ता है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसके जो अधिकार होंगे वो छीन लिए जाएंगे। अब अरेस्ट जो होता है उसको हम दो कैटेगरी में, दो जो है हम विशेष कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो वारंट के बिना गिरफ्तारी होती है, वारंट के बिना, जैसा आप जानते हैं, एक वारंट के बिना होती है, एक वारंट के साथ। ज्यादातर गिरफ्तारी जो आप देखते हैं जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, कल मैंने आपको संज्ञेय असंज्ञेय अपराध के बारे में हम लोग समझे थे। वो ज्यादा भयंकर नहीं होते। असंज्ञेय अपराध जो होते हैं जिसमें कि आपकी सजा जो होती है वो 3 साल तक की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। और असंज्ञेय अपराध जो होते हैं उसमें गिरफ्तारी जो व्यक्ति की होती है वो वारंट के बिना अपराध हैं, सीरियस, बहुत खतरनाक, टेररिस्ट जैसे। उन जो है उन अपराधों को रोकने के लिए भी कई बार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार आप देखते हैं कि गिरफ्तारी की जाती है।
जैसे हमारे यहाँ पर टाडा का केस होता था, पहले टाडा होता था हमारे यहाँ, कोटा था हमारे यहाँ पर, सरकार ने कोटा बनाया, मकोबा बनाया। ज्यादा डिटेल में हमें जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, पर ये बहुत ही भयंकर अपराध है, आतंकवाद से जुड़े हुए अपराध हैं। जो व्यक्ति आतंकवाद से जुड़ी कार्रवाई कर रहा है, शक के दायरे में है, उसमें भी आप देखते हैं कई बार टाडा, कोटा, मकोबा, इनमें जो है आप देखते हैं कई बार व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया जाता है। तो आपने देखा कि ये भी एक समस्या है। ये भी आपने देखा कि टाडा, कोटा भी एक समस्या, इनमें जो है आप देखते हैं कि अपराध को जो है रोकने के लिए या अपराधी को एक ही कई बार रोका जाता है और उसको जो है हम अरेस्ट कर लेते हैं। तो आपने अरेस्ट की प्रक्रिया देखी कि जो हमारे भारत में अनेक स्थितियों में कई बार किया जाता है, और अरेस्ट होने से व्यक्ति जो होता है उसकी स्वतंत्रता जो होती है छीन ली जाती है। सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को पड़ता है, व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए जाते हैं, व्यक्ति जो है आजाद नहीं रहता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, अजीब स्थिति है जिसमें व्यक्ति के अधिकार जो है छीन लिए जाते हैं। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है तो उसके जो अधिकार होंगे वो छीन लिए जाएंगे। अब अरेस्ट जो होता है उसको हम दो कैटेगरी में, दो जो है हम विशेष कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो वारंट के बिना गिरफ्तारी होती है, वारंट के बिना, जैसा आप जानते हैं एक वारंट के बिना होती है, एक वारंट के साथ। ज्यादातर गिरफ्तारी जो आप देखते हैं जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, कल मैंने आपको संज्ञेय असंज्ञेय अपराध के बारे में हम लोग समझे थे। असंज्ञेय अपराध जो होते हैं वो ज्यादा भयंकर नहीं होते। असंज्ञेय अपराध जो होते हैं जिसमें कि आपकी सजा जो होती है वो 3 साल तक की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। और असंज्ञेय अपराध जो होते हैं उसमें गिरफ्तारी जो व्यक्ति की होती है वो वारंट के बिना नहीं हो सकती। जब वारंट इशू होगा तब आपको जो है गिरफ्तारी होगी। ये असंज्ञेय अपराध की स्थिति है। पर लेकिन कई अपराध जो हैं वो संज्ञेय होते हैं। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? संज्ञेय अपराध जो होते हैं जो ज्यादा भयंकर हैं, ज्यादा खतरनाक है, जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, किसी व्यक्ति की किडनैपिंग हो गई, ये बहुत खतरनाक अपराध है। रेप है, ये खतरनाक अपराध है। इसको हम संज्ञेय अपराधों की सूची में रखते हैं। और संज्ञेय अपराध जो होते हैं इसमें आप जानते हैं कि व्यक्ति की जो सजा होती है वो 3 साल से ज्यादा की होती है। 3 साल से ज्यादा की सजा इसमें होती है। और इस संज्ञेय अपराध में व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी जो होती है वो वारंट के बिना हो सकती है, वारंट के बिना हो सकती है। पुलिस वाले जो हैं बिना वारंट के व्यक्ति को
गिरफ्तार कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब ये जो बिना वारंट के गिरफ्तारी हो रही है, ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी आपको बताया कि अपराध जो है ज्यादा खतरनाक है, और व्यक्ति को अगर हम वारंट तक इंतजार करते रहे कि वारंट इशू होगा, अगर व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, मान लो 2 घंटे लग गए, मान लो 4 घंटे लग गए वारंट इशू होते होते, और 4 घंटे में तो पता नहीं कौन कौन से सबूत मिटा देगा। तो हमारा जो क्राइम को हमें जो रोकना था, या हमारा पर्पस था कि गुनहगार को सजा मिले, तो वो गुनहगार जो है वो तो अपने 3 घंटे 4 घंटे में तो सारे सबूत मिटा के भाग जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, अपराध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यहां पर वारंट जो है जरूरी नहीं है। बिना वारंट के पुलिस जो है, पुलिस वाला कभी भी, पुलिस ऑफिसर व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। यह आपको जो है बात समझनी बड़ी जरूरी हो जाती है। तो बिना वारंट की जो गिरफ्तारी होती है वो असंज्ञेय अपराध में नहीं होती, वो संज्ञेय अपराध में होती है। तो संज्ञेय अपराध में जो गिरफ्तारी होगी वो बिना वारंट के भी हो सकती है, उसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो गिरफ्तारी आप कर रहे हैं, इसकी भी एक प्रक्रिया है, आप ये ध्यान में रखें। हमारे यहां गिरफ्तारी करने की भी प्रक्रिया है। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया, किसी भी व्यक्ति को तानाशाही रूप से ले गए पुलिस अफसर, और बाद में आपने देखा कि उसको टॉर्चर किया, उसका आपने देखा कि जेल में जो है उसके अधिकारों का हनन हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। कानून जो है उसमें एक प्रक्रिया है। बिना वारंट के व्यक्ति को जरूर लेके जा रहे हैं, पर लेकिन उसके लिए जो है आप देखते हैं कि एक बासु केस बड़ा प्रसिद्ध हुआ, डीके बासु केस। ये डीके बासु केस जो है ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए भी, और हमारे जो आप देखते हैं कि जो अरेस्ट की जो प्रक्रिया है उसमें उसने एक बहुत ही सक्रिय जो है भूमिका निभाई। उसने एक मार्गदर्शन दिखाया कि अरेस्ट कैसे व्यक्ति को किया जाना चाहिए। क्या जो है मार्गदर्शन है, ये जो बासु गाइडलाइन है ये हर थाने में लगी होती है। अरेस्ट करने की प्रक्रिया है कि अरेस्ट जब आप व्यक्ति को कर रहे हैं, संज्ञेय अपराध की अगर हम बात करें जिसमें कि वारंट की जरूरत नहीं होती, पहली चीज तो जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए आ रहा है उसका नाम जो है वो क्लियर जो है पता होना चाहिए, व्यक्ति को डिस्प्ले होना चाहिए। कौन पुलिस वाला है, ड्यूटी पे कौन है, इसकी जानकारी व्यक्ति को, जो अरेस्ट जिसको किया जा रहा है उसको होनी चाहिए। पहली बात तो ये, ताकि तानाशाही तरीके से कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन ना कर सके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसा हो कि पुलिस वाला पता ही नहीं कहां से आया, कौन से थाने से आया, क्या नाम है उनका, ड्यूटी पे कौन थे, तानाशाही तरीके से व्यक्ति को अरेस्ट करके ले गए, आप कहां ढूंढेंगे उसको। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो व्यक्ति अरेस्ट करने आए, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, तो कौन पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे है, कौन आया है, उनका नाम डिस्प्ले, नेम उनका डिस्प्ले जो है
जहां पर उनकी यूनिफॉर्म पे भी होता है और वैसे भी उनको बताया जाए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब आप अरेस्ट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जब अरेस्ट कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि उसकी डिटेल, किस व्यक्ति को कर रहे हैं, उसका पूरा नाम, किस जगह से कर रहे हैं, उसका एड्रेस, कितने बजे कर रहे हैं, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जो हैं, दो लोगों के उसमें जो है साइन होने चाहिए, दो व्यक्तियों के साइन हो जो उसके जानकार हो। जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को जो दो लोग जानते हैं उस समय, जो कि उस समय गारंटी ले रहे हैं उनकी, उन दो व्यक्तियों का आप देखते हैं नाम होना बड़ा जरूरी है, उन व्यक्तियों के साइन होने जरूरी है, उन व्यक्तियों को बताया जाए किस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं, जिस जगह से कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप अगर मान लीजिए दिल्ली के पटेल नगर में रहते हैं तो आपको दिल्ली के पटेल नगर से अरेस्ट किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप दिल्ली में है ही नहीं, आपको गाजियाबाद से अरेस्ट कर लिया। तो जिस जगह आपको गाजियाबाद से किया वहां का एड्रेस बताना जरूरी है, पता रहे और साइन हो कि दो लोगों के सामने पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके ले गए हैं। क्यों जरूरी है? ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को आप ठीक ठाक हालत में ले गए हैं, वो व्यक्ति बेचारा हेल्दी था, पर पता चले कि जेल जाते जाते उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत केस हुए हैं। कैसे डेथ हो गई? वो तो ठीक था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसको कोई जख्म नहीं हुआ था, तो कैसे डेथ हो गई उसकी? तो इसलिए ये चीज ना हो, इसलिए जो है आप जानते हैं कि ये भी जरूरी है। ये चीज भी आप देखते हैं कि जरूरी हो जाती है कि व्यक्ति जो है कहां से अरेस्ट हुआ, कहां से अरेस्ट नहीं हुआ, इसकी पूरी जानकारी पुलिस के ऑफिसर को रहनी चाहिए। अदरवाइज आप देखते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तीसरी बात, व्यक्ति को आपने अगर अरेस्ट कर लिया है, उसकी अरेस्ट के बारे में उसके घर वालों को भी सूचना देना अति आवश्यक है। मैंने अभी आपको बताया, कोई जरूरी तो नहीं है कि आपके घर से ही उसको लेके गए हैं, आप उसको घर से ही उसको अरेस्ट करे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप घर से लेके गए हैं उसको। ऐसी बहुत सी संभावना हो सकती है कि व्यक्ति जो है वो शायद रहता हो दिल्ली के किसी राजेंद्र नगर में, और पता चला कि भाई आपने उसको पटना से अरेस्ट कर दिया। पता चला कि भाई व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं कहां चला गया, वो घर वाले ढूंढ रहे हैं, आया ही नहीं वो। तो इसलिए इमीडिएटली उनके घर वालों को सूचना देना बड़ा जरूरी है, और जहां तक संभव हो उस व्यक्ति से बात भी कराई जाए, फोन पे टेलीफोनिकली उससे बात कराई जाए इंफॉर्मेशन देने के बाद कि भाई ये व्यक्ति जो है अरेस्ट हो गया है। कारण जो भी है वो बाद में हम देखेंगे, कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे, वो भी बताना चाहिए। लेकिन कम से कम इस पुलिस स्टेशन में गया है, इस थाने वालों ने उसको अरेस्ट किया। यहाँ पर जो है जेल
इस जेल में अरेस्ट हुआ, कहां पर अरेस्ट हुआ, किस जगह अरेस्ट हुआ, ये भी हमें पता होना चाहिए। उसकी सूचना देना बहुत जरूरी है। ये चीज जरूरी इसलिए हो जाती है ताकि मानव अधिकारों का हनन ना हो। व्यक्ति के अधिकार जो हैं, जो व्यक्ति के लीगल अधिकार हैं, वो भी ना हनन हो। तो ये बासु गाइडलाइन कह रही है, मैं बासु गाइडलाइन को आपको बता रहा हूं कि बासु गाइडलाइन में ये विस्तार से बताया गया है, मार्गदर्शन दिखाया गया है पुलिस स्टेशन के हर थाने में। ये बासु गाइडलाइन लगी होती है बड़ी बड़ी, कि ताकि पब्लिक को पता रहे, अवेयरनेस हो। हर पुलिस स्टेशन को ये बासु गाइडलाइन, जब बासु केस हुआ था उसमें दी गई है। इन बासु गाइडलाइन को ताकि पुलिस वाले रिस्पेक्ट करें, उसको माने कि किसी व्यक्ति को अगर आपने अरेस्ट किया है तो घर वालों को बताना बहुत जरूरी है कि वो किस जगह से अरेस्ट हुआ, किस कारण से अरेस्ट हुआ, कितने बजे अरेस्ट हुआ, किस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया। ये सारी बात उसको बतानी जरूरी है ताकि कोई व्यक्ति, इसीलिए ताकि उसको अधिकारों का दुरुपयोग ना हो सके, मिसयूज ना हो। अक्सर कई केसों में हम देखते हैं, कई बार अधिकारों का मिसयूज होता है, व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, घर में सूचना नहीं मिलती। बासु गाइडलाइन से पहले ऐसा अक्सर होता था, अनेक केसों में होता था, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर ने व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया पर लेकिन घर में सूचना नहीं दी। घर वाले चिंता कर रहे हैं कि व्यक्ति गया कहां, मिला नहीं, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, व्यक्ति का कोई समाचार नहीं आया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम घर वालों को भी सूचना दें। फिर उसके बाद जब व्यक्ति को हम अरेस्ट कर लेते हैं, कस्टडी में डाल देते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है, रखने से पहले उसकी मेडिकल जांच होनी बहुत जरूरी है। उसकी मेडिकल जांच सब कुछ उसमें डिटेल में बताया जाए, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी बॉडी में कोई इंजरी तो नहीं है। सारी चीजें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा पाया गया है कई बार व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है, इंजरीज हो जाती है व्यक्ति की, और कई बार इंजरी से डेथ भी हो गई कई लोगों की। तो ऐसा ना, व्यक्ति जो है पुलिस कस्टडी में अगर है तो पुलिस कस्टडी में जाने से पहले उसकी मेडिकल जांच हो। डॉक्टर जो है, जो पैनल में जो है, वो डॉक्टर अरेस्ट किया है तो घर वालों को बताना बहुत जरूरी है कि वो किस जगह से अरेस्ट हुआ, किस कारण से अरेस्ट हुआ, कितने बजे अरेस्ट हुआ, किस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया। ये सारी बात उसको बतानी जरूरी है ताकि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया और घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं, कहां चला गया, वो आया नहीं घर। इसीलिए ताकि उसको अधिकारों का दुरुपयोग ना हो सके, मिसयूज ना हो। अक्सर कई केसों में हम देखते हैं, कई बार अधिकारों का मिसयूज होता है, व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, घर में सूचना नहीं मिलती,
बासु गाइडलाइन से पहले ऐसा अक्सर होता था, अनेक केसों में होता था, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर ने व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया पर लेकिन घर में सूचना नहीं दी। घर वाले चिंता कर रहे हैं कि व्यक्ति गया कहां, मिला नहीं, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, व्यक्ति का कोई समाचार नहीं आया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम घर वालों को भी सूचना दें। फिर उसके बाद जब व्यक्ति को हम अरेस्ट कर लेते हैं, कस्टडी में डाल देते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है, रखने से पहले उसकी मेडिकल जांच होनी बहुत जरूरी है। उसकी मेडिकल जांच सब कुछ उसमें डिटेल में बताया जाए, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी बॉडी में कोई इंजरी तो नहीं है, सारी चीजें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा पाया गया है कई बार व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है, इंजरीज हो जाती है व्यक्ति की, और कई बार इंजरी से डेथ भी हो गई कई लोगों की। तो ऐसा ना हो, व्यक्ति जो है पुलिस कस्टडी में अगर है तो पुलिस कस्टडी में जाने से पहले उसकी मेडिकल जांच हो, डॉक्टर जो है, जो पैनल में जो है वो डॉक्टर उसकी जांच करे, अपनी रिपोर्ट दे, उस रिपोर्ट को जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको भी दिखाया जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जांच में कुछ आया, जांच कुछ और दे दी, आप अरेस्टेड पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं, कई बार आप बेईमानी कर लेते हैं, कई बार आप छोटी मोटी बोल दिए कि भाई व्यक्ति तो जख्मी था, पर जख्मी तो नहीं था। इन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई व्यक्ति जो है उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो भी जो है आप देखते हैं कि उसकी डिटेल बताई जाए। इसके अलावा आप देखते हैं कि सबसे जरूरी अधिकार जो आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी मर्जी का वो जो है वकील जो है इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है, ले सकता है, ताकि वो अपना पक्ष जो है निर्भय होके, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के रख सके। कि अगर पुलिस वाले कह रहे हैं ये व्यक्ति गुनहगार है और आप शायद गुनहगार नहीं है, तो आपको बिल्कुल भारत के कानून में ये अधिकार है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी का वकील ले सकते हैं, आप जो है अपने पक्ष को रख के अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि अपनी मर्जी का आप वकील, आप जो है अपने पक्ष को स्ट्रांगली रखना चाहें, ताकि जो कानून है, कानून में आपके साथ आपके अधिकारों का हनन ना हो, इसका भी ध्यान रखना है।
चीज आपको ध्यान में रखनी है कि व्यक्ति अपना पक्ष रख सके। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जो हमारे बासु गाइडलाइन जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, वो हमें जो है बताता है कि भाई व्यक्ति जो है उसको जो है अपने खिलाफ गवाही देने पर फोर्स ना किया जाए। जो भी वो बात करना चाहता है वो स्वतंत्र रूप से रखे, किसी तरह का पुलिस का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अरेस्टेड व्यक्ति कई बार आप देखते हैं कि उसके जो अधिकार है उसको जब हम छीनते हैं तो उससे आप देखते हैं कि हम क्राइम को रोकने का प्रयास जरूर करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कोई गलत व्यक्ति जो कई बार हम देखते हैं कि कोई पुलिस से गलती भी हो जाती है और कई बार कोई निर्दोष व्यक्ति भी अरेस्ट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की जाती है कि जब भी हम संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि पुलिस जो है इस चीज का ध्यान रखे कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अरेस्ट ना किया जाए। पुलिस को भी जो है ध्यान रखना है कानून की मर्यादा के अनुसार, जो कानून कहता है उसके अनुसार, कानून की एक लिमिट है उसके अनुसार वो अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग ना करे। ये बहुत सावधानी से, जैसे जैसे कानून में शक्तियां जो दी गई है पुलिस अफसर को, जैसे मैंने आपको बताया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस में जो ड्यूटीज दी गई हैं वो और ज्यादा सख्त है, और ज्यादा आप देखते हैं कि उसमें सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अनुसार टाडा, मकोबा, कोटा में जो सजा होती है वो और भयंकर होती है। इसी तरीके से जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी स्वतंत्रता जब छीनी जाती है तो कई बार व्यक्ति जो है निर्दोष, उसको जो है ना अरेस्ट किया जाए, इस चीज के लिए पुलिस जो है बहुत सावधान रहे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अरेस्ट करते हैं किसी व्यक्ति को तो एक तो उसके अधिकार को छीन लिए जाते हैं, साथ में आप जानते हैं उस व्यक्ति का जो इमेज है सोसाइटी में वो भी खराब होता है। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल दिया, उसको बोला भी ये तो टेररिस्ट है, अब वो तो टेररिस्ट नहीं है। तो इसलिए जब पुलिस इस तरीके के संज्ञेय अपराधों में व्यक्ति को पकड़े तो उसकी भी जिम्मेदारी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो बहुत ही सावधानी बरते। आगे जाके हम समझेंगे कि गिरफ्तारी करने के बाद व्यक्ति की क्या क्या अधिकार होते हैं और कैसे कैसे जो है कानूनी व्यवस्था में हम लोग व्यक्ति को जो है कैसे हम व्यक्ति को जो है छुड़वा सकते हैं अगर कानून हमें अनुमति दे। जैसे हम देखते हैं कि आगे जाके हम पढ़ेंगे
कि बेल की व्यवस्था भी होती है। आप लोग जानते हैं कि बेल बॉन्ड होता है, बेल होती है। ये चीजें हमें समझनी है, जब हम आगे जाके समझेंगे कि, लेकिन आज हम ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अरेस्ट जब भी हम करें व्यक्ति को, तो इस चीज की हम श्योरिटी ले लें, हम सावधानी से करें कि किसी निर्दोष व्यक्ति को जो है गिरफ्तार ना किया जाए। नहीं तो आप देखते हैं अधिकारों का हनन होता है। ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं होता, और आप देखते हैं कि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो बासु गाइडलाइन जो है, जो डीके बासु केस में आई, उसने जो है हमें एक मार्गदर्शन दिखाया कि संघीय अपराधों में कैसे जो है व्यक्ति जो होता है, अगर अरेस्ट हो जाता है तो पुलिस के क्या कर्तव्य हैं। बहुत सारी चीजें और भी हैं। अरेस्ट जब हम करें व्यक्ति को, जैसे महिला है, महिला को जब अरेस्ट करा जाए तो आप जानते हैं कि महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला ही होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसा आप जानते हैं कि महिला को जो है, आप देखते हैं कि शाम को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, रात को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये हमारे कानून में व्यवस्था है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जो बारीकियां हम लोग समझेंगे तो यहां तक हमें यह समझ में आता है कि अरेस्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। लेकिन ये अरेस्ट या हम जो किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? दो वजह से कर रहे हैं। तक हमें समझ में आया, एक, कोई गुनहगार व्यक्ति है, उसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं ताकि हम न्याय प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से चला सके और हम अपनी कार्रवाई स्वतंत्र रूप से कर सके ताकि गुनहगार को सजा मिल सके। दूसरा, गुनहगार व्यक्ति जो है उसको हम गुनाह करने से रोक सके। अगर वो गुनाह करने जा रहा है, हमें पता चल गया वो गुनाह कर सकता है, मर्डर करने जा रहा है, तो हम पहले से क्यों ना उसको रोक लें, हम उसको गिरफ्तार कर लें ताकि वो गुनाह ना कर सके, ताकि वो किडनैपिंग ना कर सके, ताकि वो मर्डर ना कर सके, ताकि वो रेप ना कर सके। तो हम गुनहगार को पहले से रोक सकते हैं गिरफ्तार करके, अगर हमें कोई आशंका हो जाती है। या फिर आप देखते हैं व्यक्ति को अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की वजह यही है, हमें पता चल गया कि ये व्यक्ति जो है गुनहगार है, तो उसको सजा देनी है, ताकि सजा देने के लिए भी हम उसको अरेस्ट करते हैं। तो ये हमें जो है समझ आता है। यहां तक हमें जो है ये चीज शायद क्लियर हो गई, तो धन्यवाद।